सुनहरी शाम का धुंधला साया दिल्ली की सड़कों पर शाम ढल रही थी। कनाडा प्लेस के हेरिटेज ब्लॉकों के बीच से गुजरती हुई गाड़ियों की रफ्तार और हेडलाइट्स की कतारें एक अजीब सी बेकरारी बयां कर रही थी। इसी शहर के एक शांत और सुप्रभात इलाके की 5वीं मंजिल पर स्थित एक खूबसूरत फ्लैट में मंजू रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी। गैस पर रखी चाय उबल रही थी, जिसकी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैली थी। इलायची और अदरक की वह महक जो किशन को बेहद पसंद थी। मंजू और किशन की शादी को 6 साल हो चुके थे। 6 साल पहले जब मंजू इस घर में ब्याह कर आई थी, तब किशन एक साधारण कंसल्टेंट था। मंजू खुद एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट थी और लिखने पढ़ने का उसे बहुत शौक था। लेकिन जब किशन के बूढ़े माता पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और किशन के करियर को एक बड़े उछाल की जरूरत थी, तब मंजू ने आपसी सहमति से एक फैसला लिया। उसने अपने कदम पीछे खींचे ताकि किशन बिना किसी पारिवारिक चिंता के आगे बढ़ सके। उसने घर संभाला, किशन के माता पिता की आखिरी सांस तक उनकी ऐसी सेवा की जैसी कोई सगी बेटी भी ना कर पाई। किशन अब एक नामी मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी फर्म में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंच चुका था। कामयाबी उसके सिर पर चढ़कर बोल रही थी। ब्रांडेड सूट, महंगी गाड़ियां और कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े नाम अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। दरवाजे की घंटी बजी। मंजू के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान तैर गई। उसने दरवाजा खोला। सामने किशन खड़ा था। सूट का बटन खुला हुआ था, टाई थोड़ी ढीली और आंखों में एक अजीब सी थकावट। आ गए किशन, आज बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई है, मंजू ने उसका बैग लेते हुए कहा। किशन ने बिना उसकी तरफ देखे सीधे बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। नहीं मंजू, मुझे चाय नहीं पीनी। ऑफिस में क्लाइंट के साथ ब्लैक कॉफी पी पी ली थी, और हाँ, आज रात मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स देखनी है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसका स्वर रूखा था, जैसे वह किसी अजनबी से बात कर रहा हो। मंजू वहीं खड़ी रह गई। चाय की केतली से उठती भाप धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पिछले कुछ महीनों से उनके बीच का संवाद गायब हो रहा था। बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता। वह दबे पांव छोटी छोटी आदतों के सहारे जिंदगी के में जगत बनाता है। जिंदगी में जगत बनाता है, जगह बनाता है। किशन का फोन अब कभी टेबल पर सीधा नहीं रखा जाता था। उसका स्क्रीन हमेशा नीचे की तरफ होता था। पासवर्ड जो पहले दोनों को पता था, अचानक बदल दिया गया था। किशन, आजकल तुम बहुत परेशान रहे होते हो। क्या ऑफिस में कोई दिक्कत है? तुम उसे शेयर कर सकते हो। एक रविवार की दोपहर मंजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, जब किशन बालकनी में बैठा लगातार अपने फोन पर टाइप कर रहा था। किशन ने फोन से नजरें हटाए बिना चढ़कर कहा, मंजू, तुम कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और इन बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रेशर को नहीं समझोगी। तुम्हारी दुनिया इस घर की चार दीवारी, राशन के लिस्ट और टीवी सीरियल्स तक सीमित है। तुम उससे क्या डिस्कस करोगी? वो शब्द मंजू के दिल पर तीर की तरह लगे। उसने अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत, सब कुछ इसी घर के सुकून के लिए दांव पर लगा दिया था। और आज वही त्याग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। उसी हफ्ते ऑफिस में एक बड़ी सक्सेस पार्टी थी। किशन ने मंजू को साथ चलने के लिए नहीं कहा। जब मंजू ने पूछा तो उसने सीधे सीधे कह दिया, वहाँ सब मॉडर्न और बिजनेस क्लास के लोग आ रहे हैं। मंजू, तुम वहाँ कलीग्स के बीच थोड़ा मिसफिट महसूस करोगी। तुम घर पर ही आराम करो। उस रात मंजू शीशे के सामने खड़ी रही। उसने खुद को देखा, बिना किसी मेकअप के सादे सूती सूट में बालों का एक साधारण सा जोड़ा। क्या वह सचमुच इतनी बदल गई थी कि किशन को उसके साथ चलने में शर्म महसूस होने लगी थी, या फिर किशन की आंखों का चश्मा बदल चुका था?
किशन की दुनिया में नेहा का प्रवेश 7 महीने पहले हुआ था। नेहा लंदन से एमबीए करके आई, एक बहुत सुंदर त्वाकाक्षी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की जिसने किशन की टीम में बतौर डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन किया था। नेहा के पास वह सब कुछ था जो किशन को इस वक्त स्टेटस के तराजू में परफेक्ट लगता था। वह फराटेदार अंग्रेजी बोलती, महंगे परफ्यूम लगाती और किशन के हर काम की इस तरह तारीफ करती कि किशन का पुरुष अहंकार ईगो 7वें आसमान पर पहुंच जाता। शुरुआत काम के सिलसिले में देर रात तक रुकने से हुई। फिर वह मुलाकात काफी शॉप से होती हुई कॉफी शॉप से होती हुई शहर के आलीशान रेस्टोरेंट के कैंडल लाइट डिनर तक पहुंच गई। किशन को लगने लगा कि मंजू के साथ उसकी जिंदगी ठहर गई है, जबकि नेहा के साथ वह जिंदगी की रफ्तार को महसूस कर पा रहा था। एक रात करीब 2:30 बजे किशन घर लौटा। वह पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। मंजू ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया। जब वह उसके जूते उतार रही थी तो किशन के कोट की जेब से उसका फोन नीचे गिर गया। स्क्रीन ऑन थी क्योंकि किशन बंद करना भूल गया था। मंजू ने फोन उठाया। व्हाट्सएप पर नेहा की चैट खुली हुई थी। दोनों की एक इंटीमेट तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वह एक पब में बहुत करीब थे। नीचे मैसेज जस की एक लंबी कतार थी। किशन, तुम उस बोरिंग औरत के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? न्यू डिवोर्स बेटर। तुम कब उससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत का और इंतजार नहीं कर सकती। और नीचे किशन का रिप्लाई था, बस कुछ दिन और नेहा, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। मंजू के पैर जैसे जमीन में धंस गए। कमरा घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अपनी शादी के 6 साल वो फेरे, वह वादे और किशन की बीमारी में काटी गई गई कई रातें एक फिल्म की तरह घूम गई। उसे लगा कि वह जोर जोर से चीखे, किशन को जगाकर थप्पड़ मारे, अपना सारा सामान समेट और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन तभी उसने बिस्तर पर बेसुध पड़े किशन को देखा। शराब के नशे में उसका चेहरा कितना अजीब लग रहा था। मंजू ने एक लंबा वक्त खुद को संभालने में लिया। उसने फोन को वापस टेबल पर रखा, बालकनी में आकर बैठ गई और सुबह की पहली किरण फूटने तक वही रोती रही। पर उस रोने में एक संकल्प था, वह टूट कर बिखरने वाली औरत नहीं थी। अगली सुबह जब किशन की आंख खुली तो उसका सिर दर्द से फट रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर आया। मंजू हमेशा की तरह शांत थी। उसने किशन के सामने नींबू पानी और नाश्ता रखा। किशन ने उसे देखा। मंजू की आंखें सूजी हुई थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। किशन समझ गया कि कल रात कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। उसने फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। चैट डिलीट नहीं की गई थी। मंजू में किशन ने बात बात शुरू करनी चाहिए। मंजू ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। किशन, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है और सब पढ़ लिया है। किशन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा। तो ठीक है मंजू, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं नेहा से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे साथ मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा था। प्यार और अट्रैक्शन बहुत पहले खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। मंजू ने किशन की आंखों में देखा। उन आंखों में कभी उसके लिए प्यार हुआ करता था लेकिन आज वहां सिर्फ अहंकार और भटकाव था। ठीक है किशन, मंजू ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 6 साल का रिश्ता एक छलावा था और 7 महीने का क्षण सच है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पैसे चाहिए? एलुमिनी कितनी चाहिए बताओ? किशन ने तीखे स्वर में पूछा। मंजू की आंखों में एक पल के लिए स्वाभिमान की चमक कौंधी। मुझे तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए किशन, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि अगले 7 महीने तक हम इसी घर में साथ रहेंगे। तुम नेहा से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घर के अंदर तुम मेरे साथ और इस परिवार के प्रति एक सम्मान
पति की तरह बर्ताव करोगे। हम दुनिया के सामने अलग का होने का नाटक नहीं करेंगे। 7 महीने बाद मैं खुद बिना एक पैसा लिए तलाक के पेपर्स पर साइन कर दूंगी। किशन को लगा ये कि यह सौदा बुरा नहीं है। 7 महीने में नेहा भी कोर्ट कचहरी के झंझटों के बिना सीधा उसकी जिंदगी में आ जाएगी। उसने तुरंत हाँ भी भर दिया। अगले 4 महीने मंजू के लिए किसी अंगारे पर चलने जैसे थे। किशन अब खुलकर नेहा से बात करता था। कई बार वह रात का खाना बाहर खाकर आता। मंजू घर पर अकेली बैठकर उसका इंतजार करती। जब वह आता तो मंजू बिना कोई सवाल किए उसे पानी देती, उसके कपड़े संभालती। लेकिन मंजू ने इस दौरान एक और काम किया। उसने अपनी सुस्त पड़ी प्रतिभा को जगाया। उसने एक फ्रीलांसिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर किया और अंग्रेजी व हिंदी साहित्य की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग का काम शुरू कर दिया। रात रात भर जब किशन सो रहा होता या फिर पर नेहा से चैट कर रहा होता, मंजू अपने कमरे के कोने में लैपटॉप का पर उंगलियां उछला रही होती। धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ने लगा। उसका आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास ला दिया। उसने सादे लेकिन बेद सलीके के कपड़े पहनने शुरू किए। उसके चेहरे की चमक जो अवसाद में खो गई थी, अब उसकी आंतरिक शक्ति बनकर चमक रही थी। वहीं दूसरी तरफ किशन की जिंदगी में धीरे धीरे रंग बदलने लगे थे। नेहा के साथ जो वक्त पहले सिर्फ वीकेंड्स पर और महंगे होटलों में बीतता था, अब वह रोज की डिमांड्स में बदलने लगा था। नेहा चाहती थी कि किशन उसे हर हफ्ते महंगे गिफ्ट दे। उसने किशन पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह अपने माता पिता के नाम का फ्लैट बेचकर उसके साथ एक नए पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाए। जबकि किशन ऑफिस के काम से थका होता, नेहा उसे पब या पार्टियों में ले जाने की जिद करती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा ऑडिट था। किशन का एक प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया था। मैनेजमेंट की तरफ से उसे कड़ी चेतावनी मिली थी। वह बुरी तरह तनाव में था। उसने नेहा को फोन किया। नेहा, मैं आज बहुत परेशान हूँ, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? नेहा का जवाब रूखा था। ओ कम ऑन किशन, तुम हमेशा ऑफिस का रोना लेकर बैठ जाते हो। आज मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, मैंने तुम्हें इनवाइट भेजा है, वहां आ जाओ। मूड ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी यह बोरिंग बातें सुनने के लिए अपना वीकेंड खराब नहीं कर सकती। और उसने फोन काट दिया। किशन स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि जब 3 साल पहले उसका एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तब वह रात भर सो नहीं पाया था। उस रात मंजू ने उसके सिर में तेल की मालिश की थी, उसे काढ़ा बनाकर पिलाया था और कहा था कंपनी तुम्हारी काबिलियत एक प्रोजेक्ट से तय नहीं कर सकती। किशन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मौसम बदल रहा था। दिल्ली ने में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। किशन का तनाव और नेहा की लगातार बढ़ती फरमाइशें सो ने उसकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था। एक रात किशन जब घर लौटा तो वह थर थर कांप रहा था। उसे वायरल इन्फेक्शन के साथ बहुत तेज बुखार था। वह सीधे से सोफे पर गिर पड़ा। मंजू ने जैसे ही उसके माथे को छुआ, उसका हाथ जल गया। बुखार 103 डिग्री पार कर चुका था। मंजू ने बिना एक पल गवाए डॉक्टरों को फोन किया। उसने किशन के कपड़े बदले, पूरी रात बैठकर उसके सिर पर बर्फ के पानी की पट्टी रखती रही। किशन बीच बीच में होश खो देता और बड़बड़ाने लगता। मंजू ने रात भर अपनी आंख की एक पलक भी नहीं झपकाई। वह उसके मुंह में चम्मच से सौंफ डालती, उसे दवाइयां देती। अगली सुबह जब किशन की आंख खुली तो बुखार थोड़ा कम था। उसने देखा कि मंजू सोफे के पास जमीन पर ही सिर टिकाए सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी पानी की पट्टी का कपड़ा था। उसी वक्त किशन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नेहा का नाम था। किशन ने कमजोर हाथों से फोन उठाया। हेलो नेहा, किशन की आवाज लड़खड़ा रही थी। किशन, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? और सुनो, मैंने जो न्यू ईयर ट्रिप के लिए टिकट्स बुक करने का को कहा था, उसका पेमेंट तुमने अभी तक नहीं किया। प्लीज जल्दी करो, सीटें फुल हो रही है। नेहा ने बिना उसके खैरियत पूछे अपनी बात की।
नेहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है, किशन ने कहा। वो तो डॉक्टर को दिखा लो, वैसे भी तुम बीमार होते हो तो बहुत चिचड़े हो जाते हो। ठीक है, जब ठीक हो जाओ तो पेमेंट कर देना, बाय। नेहा ने फोन रख दिया। किशन ने फोन को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर तकिए पर गिर गया। चकाचौंध का वह पर्दा जो उसकी आंखों पर पड़ा था एक झटके में फट गया था। जिसे वह आधुनिक और समझदार समझ रहा था, वह दरअसल सिर्फ एक स्वार्थी और खोखला रिश्ता था। और जिसे वह बोरिंग और घरेलू कहकर दुत्कार रहा था, वह उसकी जिंदगी की असली बुनियाद थी। बाकी का एक महीना किशन के लिए एक आत्म मंथन के दिन थे। उसने नेहा से पूरी तरह दूरी बना ली थी। ऑफिस में वह सिर्फ काम से काम रखता। नेहा ने उसे मनाने की कोशिश की, फिर गुस्सा दिखाया, और अंत में जब उसे लगा कि किशन अब उसके जाल में नहीं आने वाला, तो उसने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। लेकिन किशन के लिए असली चुनौती मंजू थी। वह घर पर तो रहता था, लेकिन मंजू से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वह देखता था कि मंजू अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसके आर्टिकल्स अब बड़ी पत्रिकाओं में छप रहे थे। वह अपने कमरे में बैठकर शांत भाव से अपना काम करती। 7 महीने की अवधि का आखिरी दिन आ गया। शाम को मंजू ने डाइनिंग टेबल पर किशन का पसंदीदा खाना बनाया लगाया। किशन खामोश बैठा रहा। खाना खाने के बाद मंजू अपने कमरे में गई और एक सफेद लिफाफा लेकर आई। उसने वह लिफाफा किशन के सामने रख दिया। किशन, आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। हमारे समझौते के मुताबिक यह म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के पेपर्स हैं। मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। तुम्हें कोर्ट में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने सब कुछ इस तरह ड्राफ्ट करवाया है कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। अब तुम आजाद हो। मंजू ने बहुत सहज और शांत आवाज में कहा। किशन ने उन पेपर्स को देखा। तलाक यह वही शब्द था जिसे वह 7 महीने पहले शिद्दत से चाहता था, लेकिन आज यह शब्द उसे अपनी मौत के परवाने जैसा लग रहा था। उसका अहंकार, उसका बड़प्पन, सब कुछ एक पल में ढह गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधे मंजू के कदमों में बैठ गया। उसने मंजू के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मुझे मत छोड़ो मंजू, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं पापी हूँ, मैं अंधा हो गया था। मैंने उस औरत के खोखलेपन को प्यार समझा और तुम्हारे इस पावन समर्पण को मेरी बेवकूफी ने कमजोर मान लिया। तुमने इन 7 महीनों में मुझे जो सजा दी है वह जायज है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। किशन फूट फूट कर रो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मंजू ने नीचे बैठकर किशन के चेहरे को अपने हाथों में उठाया। उसकी खुद की आंखें भी नम थी। किशन, मंजू ने धीरे से कहा, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं 7 महीने पहले उसी रात चली जाती। मैंने यह वक्त तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह एहसास कराने के लिए मांगा था कि जो रिश्ता हमने 6 सालों में बनाया है उसकी जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि किसी बवंडर से उखड़ जाए। मैं देखना चाहती थी कि मेरा किशन उस चकाचौंध के पीछे पूरी तरह खो गया है या कहीं बाकी है। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? किशन ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। माफी उसे दी जाती है जो पराया हो। तुम तो मेरे अपने हो। बस वादा करो, अगली बार जब जिंदगी में कोई धुंध आए तो तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगे। मंजू ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पहुंचे। इस घटना के बाद किशन पूरी तरह बदल गया। वह अब सिर्फ एक सफल कॉरपोरेट एम्प्लॉय नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील पति भी बन चुका था। उसने मंजू के लेखन के काम की सराहना की और उसके लिए घर में ही एक सुंदर सा स्टडी रूम तैयार करवाया। अब वीकेंड्स पर वह किसी लाउड या पब या पार्टी में जाने के बजाय घर की बालकनी में बैठकर साथ में चाय पीते। किशन मंजू की लिखी हुई कहानियों को ध्यान से सुनता और मंजू किशन के ऑफिस के तनाव को अपनी सूझबूझ से कम करती।
उनकी जिंदगी की गाड़ी जो एक बार पटरी से उतरने लगी थी, अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और प्यार के सच्चे एहसास के साथ आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की उस भागती दौड़ती दुनिया के बीच उनका आशियाना अब सच्चे सुख और संतुष्टि की मिसाल बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।